ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में अब बात करेंगे हम पुतिन के एटमी ब्रह्मास्त्र के बारे में। एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं सबसे पहले, जहां पुतिन के परमाणु युद्ध की तैयारी सामने आई है। एक हफ्ते में 3 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की है। बुरिवेनिस्क, यार्स और सिनेवा का परीक्षण यहां पर किया गया है। पुतिन का अमेरिका समेत नाटो को एटमी संदेश देखने को मिला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस परीक्षण को एक बड़े संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो को एटमी संदेश दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से रूस ने 3 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की है। बुरिवेनिस्क, यार्स और सिनेवा का परीक्षण किया गया है। ये मिसाइलों के नाम है जिनका परीक्षण रूस के द्वारा किया गया और एक हफ्ते के अंदर 3 मिसाइलों का टेस्ट जो है, परीक्षण जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बुरिवेनिस्क, यार्स और सिनेवा का परीक्षण किया गया। पुतिन का अमेरिका समेत नाटो को एटमी संदेश ये देखने को मिला। एक बड़ा संदेश ये कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से, क्योंकि रूस के ऊपर और पुतिन के ऊपर या यूं कहें कि तमाम कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और पहले से भी कई प्रतिबंध नाटो के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा लगे हुए हैं। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो अमेरिका समेत नाटो को एक एटमी संदेश दे रहे हैं इस परीक्षण के। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर युद्ध से ही जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, रूस से ही जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जहां रूसी मिसाइल परीक्षण पर ट्रंप का बयान भी निकलकर सामने आया। परमाणु मिसाइल टेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रंप ने कहा है। पुतिन को खत्म करना चाहिए युद्ध, ट्रंप का बयान सामने आया युद्ध खात्मे को लेकर। कहा कि एक हफ्ते में खत्म होना चाहिए था युद्ध। अब चौथे साल की तरफ युद्ध बढ़ रहा है रूस और यूक्रेन का, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है युद्ध को लेकर, मिसाइल परीक्षण को लेकर। जिस तरीके से रूस मिसाइल परीक्षण कर रहा है उसे लेकर ये बड़ा बयान सामने आया। अब चौथे साल की तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़ रहा है। ये युद्ध जो है एक हफ्ते में ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो निकलकर सामने आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। और दूसरी ओर रूस लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पुतिन को खत्म करना चाहिए युद्ध, ट्रंप ने ये कहा है। इस बीच विदेश मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। किरोड़ी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही है कि रूस जो मिसाइल परीक्षण कर रहा है, क्या उस मिसाइल परीक्षण को यूरोपीय यूनियन, नाटो और अमेरिका के लिए एक कड़े और बड़े संदेश के रूप में देखा जाए? देखिए अभिषेक, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई नहीं है जी। सबसे पहला रूस और अमेरिका के बीच में मिसाइल संकट आया था 1962 में क्यूबा को लेके। उसको हम क्यूबान मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। और उस समय ये मान के चल रहे थे कि एटॉमिक पावर यूज हो सकता है क्यूबा के इश्यू को लेके। लेकिन अब जो युद्ध हो रहे हैं उसमें एक डिफरेंट चीज है, ड्रोन्स का यूज ज्यादा हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो मिसाइल का परीक्षण तो निरंतर रूप से जो न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं वो करते रहते हैं और नॉन न्यूक्लियर पावर हैं वो भी करते रहते हैं। अब जो यूक्रेन और रशिया का मुद्दा है, इसमें 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं। शांति के प्रयास भी चल रहे हैं और हालात बिगड़ते हुए भी लग रहे हैं। उसका कारण है जी, क्योंकि नेटो के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। अमेरिका का दृष्टिकोण यूरोप के जो नेटो के सदस्य हैं उनसे भिन्न है। अलास्का में जब बातचीत हुई पुतिन और ट्रंप की, तो उस समय जो टैग सेंटेंस था वो परस्यूइंग पीस था। और अभी जो ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड में जो समझौता करवाया उसमें डिलीवरिंग पीस। तो हम ये सोच रहे थे कि अभी पुतिन और ट्रंप के साथ बुडापेस्ट में जो बातचीत हो रही है दोनों की होनी थी, उस बुडापेस्ट की बात में डिलीवरिंग पीस का टैग आएगा, पीस के लिए कुछ प्रयास होंगे। और ये बुडापेस्ट की जो बातचीत का सिलसिला चला तो उसमें 2 समस्याएं आई। एक तो समस्या ये आई कि यूरोपियन कंट्रीज थे वो पुतिन के बुडापेस्ट विजिट के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थे। उसका कारण ये था कि पुतिन पे एक तो इंटरनेशनल कोर्ट के
इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट इश्यू हैं, तो उनको अरेस्ट करने की बात थी, लेकिन हंगरी उसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो वो तो नहीं। लेकिन यूरोप की धरती पे पुतिन की पहली यात्रा थी, तो उसके लिए नेटो के सदस्य और यूरोप के बिल्कुल सहमत नहीं थे। दूसरी जो रूबियो और लावरोव अमेरिका और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, उनके बीच में एक प्रिपरेटरी बातचीत हुई और उसमें कोई सहमति नहीं बनी कि इसका एजेंडा क्या हो बुडापेस्ट की बातचीत का और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो बुडापेस्ट की बात है वो कब तक होगी मीटिंग पुतिन और ट्रंप की, अगर वो होती है तो हम पीस की तरफ कुछ आसान्वित तो हो सकते हैं कि पीस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन उससे पहले ये चाहता है कि अगर जितना मैं यूक्रेन पे जो कब्जा कर सकूं, जितनी जमीन ले सकूं उसकी ले लूं और उसके बाद बातचीत में जाऊं, तो मैं मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाऊं। क्योंकि अगर बुडापेस्ट में भी पुतिन जाते तो पुतिन की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती, क्योंकि वो यूरोप की धरती पे होते। ट्रंप पीस के लिए उनसे पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपनी बात मनवाने में कहीं सफल हो सकते थे। और आज भी पुतिन का मुझे लग रहा है कि यूक्रेन के मसले पे अपर हैंड है, जब यूरोप के देशों में और नेटो में एक तरह का विभाजन है, सहमति नहीं है। क्योंकि जो हंगरी के और विक्टर ओरबान हैं, वो पहले भी शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि शांति का स्थापना हो, और इसीलिए बुडापेस्ट को चुना गया था कि ट्रंप और पुतिन में बातचीत हो और आगे बढ़े। तो ये जो मिसाइल का परीक्षण है, इससे कोई बहुत ज्यादा लगता नहीं कि एस्केलेट होगी सिचुएशन। हाँ, पुतिन और रशिया अपनी स्थिति मजबूत जरूर कर रहे हैं। अगर नाटो के सदस्य वार की तरफ बढ़ते हैं तो नाटो किस रूप में रेस्पॉन्ड करता है, मुझे नहीं लगता बिना ट्रंप की सहमति के नाटो के सदस्य हैं वो पुतिन के अगेंस्ट में या रशिया के अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। और मुझे नहीं, ये भी नहीं लगता कि ट्रंप एकदम से उनको अलाउ कर देगा कि आप रशिया के अगेंस्ट में स्टेप। तो अभी भी ट्रंप का प्रयास ये है कि शांति की से मामले को सुलझाया जाए। जी बिल्कुल करोरी जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर हम अगर नाटो को लेकर थोड़ी सी बात करें तो नाटो भी दो हिस्सों में, दो फाड़ में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नाटो लगातार तमाम कड़े प्रतिबंधों को लेकर बात करता है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, वो युद्ध नहीं रोक रहा, और दूसरी ओर नाटो को ही कई ऐसे देश हैं जो रूस के साथ ही व्यापार कर रहे हैं, रूस से तेल खरीद रहे हैं। देखिए, ये जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये सब होते हैं, इस तरह का बिक्रिंग होता है। कोई भी मल्टीलेटरल संगठन हो या कोई गठबंधन हो, उसका अगर आप सदस्यों का विस्तार करेंगे तो सहमति बनना स्वाभाविक नहीं है कि सहमति है सब इश्यूज पे सबकी सहमति बने, ये समस्या होती है। तो नेटो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G7 है, उसमें सहमति बन जाती है। नेटो को इतना एक्सपेंड कर लिया कि अब सहमति बनना मुश्किल है। तो डिसरप्टिव जो टेंडेंसीज होती हैं वो एक्सपेंड होने वाले मल्टीलेटरल संगठन में होती हैं, अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में रशिया को कॉमन टारगेट बनाया जाए, कॉमन एनिमी बनाने में अभी भी नेटो सक्सेसफुल नहीं है। टर्की का दृष्टिकोण अलग है, हंगरी का अलग है, अमेरिका का अलग है, और इन सब में अगर एक सहमति नहीं हो, एक मत नहीं हो ये, तो रशिया के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन जो यूरोप के देश हैं वो रशिया को एनिमी मान रहे हैं और रशिया से भयभीत जरूर है, रशिया को बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। और वहाँ जो यूरोपियन वैल्यूज हैं, यूरोपियन डेमोक्रेसी है, उसके लिए भी रशिया को वो खतरा मान रहे हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल करोरी जी, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी आपसे इस विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर युद्ध से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वॉर जोन में रूसी सेना का हमला देखने को मिला है, BTR-4 का सैन्य ठिकानों पर हमला देखने को मिला। ड्रोन हमले में रूसी मोर्चे को नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ड्रोन हमले में रूसी सेना को नुकसान हुआ है। BTR-4 का सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला देखने को मिला। वॉर जोन में रूसी सेना के ऊपर हमले का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है, और हमारे साथ लगातार खास मेहमान करोरी जी बने हुए हैं, और हमारे साथ इस बीच सुधाकर जी जुड़ गए हैं जो कि
भू राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सुधाकर जी आपका भी। सुधाकर जी, इस बीच में आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से युद्ध को लेकर हम बात करें तो लगातार जो युद्ध की स्थिति है वो बदलती चली जा रही है और हर समय ये बात होती नजर आती है कि युद्ध जो है रुकना चाहिए, युद्ध जो है रुकने वाला है, लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि एक न एक ऐसी कड़ी आती है जिससे युद्ध जो है वो और तेज हो जाता है और वही स्थिति, वही समय इस वक्त भी सुधाकर जी देखने को मिल रहा है। अभिषेक, सबसे पहले नमस्कार और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को शुभकामनाएं। उनकी बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी समय के बाद कोई प्रैक्टिकल बातें बताए हैं जी। आपके सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा, ये लड़ाई नहीं रुकेगी जी। ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईमानदारी और वफादारी तो छोड़िए, किसी का है ही नहीं, ईमानदारी के साथ इस प्रॉब्लम को, इस मसले को सुलझाने की कोशिश किया नहीं जाता। ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब ये है, कोई मरीज या कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है। बीमारी को वो डिजीज या सिम्टम के तौर पे उसको वो डायग्नोस करे। अगर बीमारी को वो डिजीज की तरह वो डायग्नोस करता है तो वो जड़ से उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। अगर उसका सिम्टम सर दर्द है तो उसको डिस्प्रिन या एस्प्रिन दे के भगा देगा। अभी ये मसला ऐसा है कि ये एक डिजीज बन चुकी है, कैंसर बन चुकी है। जब तक ये कैंसर को आप जड़ से नहीं निकालते हैं, ये मैलिग्नेंसी फैलते जाएगी ना। मैलिग्नेंसी जब फैलने का बात है तो यहीं पे सवाल आता है, क्या अमेरिका और यूरोप या नेटो फोर्सेस मिलके क्या वो सही में लड़ाई को बंद करना चाहते हैं? उसका जवाब है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एज एन इंडिविजुअल वो लड़ाई को पसंद नहीं करते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करिए या इसकी बात करिए। इसलिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने यकीनन सबको आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर बंद करेंगे। हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन इनकी इरादा पूरा पक्का था। और इरादा, पक्का इरादा, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक अमेरिका में आया है तो पक्के इरादे के साथ जो भी आते हैं वो चंद एक दिनों के अंदर वो जो है बर्फ वो पिघलने लगता है और धीरे धीरे डीप स्टेट के काबू में आ जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के काबू में, चाहे वो माने या ना माने, आ चुके हैं। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। कभी वो टॉम हॉक का बात करेंगे, कभी टॉम हॉक कैंसिल हो जाएगा, कभी प्यूटिन के साथ जाएंगे उधर बात करने के लिए, वो फिर कैंसिल हो जाएगा। कभी बोलेंगे जब तक ये पक्का लड़ाई की यकीनन बंद होने का सूचना नहीं मिलता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह वो चलते रहेगा। असलियत में उसका जो डिजीज है, अगर वो डॉक्टर अपने आप को मानते हैं तो प्रॉब्लम को पहचानना निहायत आवश्यक है। प्रॉब्लम पहचानने के लिए इनके पास धैर्य और थोड़ा सुनने की काबिलियत होना चाहिए। आज वो सुनने, पहले इलेक्शन के टाइम में वो सुनते थे, वो समझ गए थे, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं जो भी थोड़ा बहुत उनका मन के अंदर था वो पूरा ओवरशैडो हो गया है। अभी यूरोप के कंप्लीट समस्त देश जितने भी हैं, डीप स्टेट अमेरिका, सब मिलके उनको बिल्कुल ही बौड़ा बना दिए हैं और इस तरह वो डिसीजन उनको मजबूरन लेना पड़ेगा जिससे पुतिन के पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवा ये लड़ाई को और खींचते जाएंगे। क्योंकि पुतिन के लिए ये लड़ाई नहीं है, ये इनका एग्जिस्टेंशियल और सर्वाइवल क्राइसिस है। इसको समझना निहायत आवश्यक है। अगर ये सर्वाइवल क्राइसिस है तो आप अगर हेनरी किसिंजर की बात अगर सुनेंगे, कोई साल पहले उन्होंने वो किताब लिखा था, किताब के अलावा जगह जगह उन्होंने भाषण दिए है कि भैया देखो, अमेरिका को जब तक आप दोस्त समझते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है जी। जब तक दुश्मन समझते हैं वो खतरा जो है थोड़ा कम हो जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं इफ यू कंसिडर अमेरिका एज अ फ्रेंड इट इज फैटल। और सुधाकर जी, एक बात आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि ये युद्ध जो है रुकता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय भी है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के पावर प्लांट पर अटैक को लेकर जानकारी सामने आई है। ड्रोन से विंड पावर टरबाइन पर हमला किया गया है और कार्माटोर्स्क के इलाकों में बिजली बंद हो गई है क्योंकि ये हमला इतना बड़ा था कि पूरे इलाके की बिजली सेवा बाधित हो गई है, बिजली बंद हो गई है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं, रुक करेंगे करोरी जी का। करोरी जी, जिस तरीके से हमलों को लेकर बात की जाए, जो लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं, क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये दुष्प्रभाव है जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस के ऊपर उसका? क्योंकि एक सेट पैटर्न देखा गया
कि जब जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की या तो बात छिड़ी है या जब प्रतिबंध लगाए गए हैं तो रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए? देखिए, ये अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी जी कि अमेरिका जिसको रोग स्टेट मानता है जी उसके अगेंस्ट में सैंक्शन लगा के उसको सही रास्ते लाने का। और ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है। भारत के जो सामुदायिक जीवन है, गांव में ये जो भी कोई रोग तरीके से बिहेव करता था उस पे सैंक्शन लगाते थे। लेकिन आज अगर कम्युनिटी लेवल पे सैंक्शंस इफेक्टिव नहीं है तो रशिया पे जो सैंक्शंस लगा रहे हैं वो भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए हैं वो या तो यूनाइटेड नेशंस लगाए या ग्रुप ऑफ नेशंस जो दूसरा लगाता है, तो उससे तो एस्केलेशन होता है, सिचुएशन सुधर नहीं सकती। तो रशिया पे सैंक्शंस लगाने के बाद में ट्रंप ने ये देखा कि चाइना तेल खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, यूरोप के कंट्री भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए ऑयल गैस खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। अब जो यूरोप के कंट्री हैं वो ये कह रहे हैं कि रशियन एसेट्स जो हमारे पास हैं उनको हम यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में लगाएंगे। तो वो रिकंस्ट्रक्शन तो कब होगा, जब पहले वार तो रुके। और वार रुकने के लिए ट्रंप मल्टीपल लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का ऐसा मानना है, क्योंकि ट्रंप से पहले बाइडेन ने जो कुछ किया, जैसे स्विट्जरलैंड में पीस समिट की, 90 देशों को बुलाया लेकिन रशिया को नहीं बुलाया। तो आप रशिया यूक्रेन वार पे पीस समिट कर रहे हैं और एक पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे तो पीस की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर उससे तुलना करें तो ट्रंप कुछ बेटर पोजीशन में है। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की, जेलेंस्की से भी बातचीत की, यूरोपियन कंट्रीज से भी बातचीत की और बातचीत करके उनको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगा कि चीन और रशिया एक साथ हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पहले ओबामा और बाइडेन ने चीन और रशिया में दोस्ती करवा दी, मजबूत कर दिया। अमेरिका की वो पॉलिसी थी, तो मैं अब दोनों को डिस्कनेक्ट करूंगा। और इसीलिए वो चीन को कुछ कंसेशन भी दे रहे हैं, कुछ दबाव भी बना रहे हैं। और इसी बीच अभी साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत भी होगी। तो मुझे लगता है कि वो चाइना को फिर से कुछ कंसेशन देके रशिया और चाइना को अलग करने का प्रयास करेंगे, जो कि संभव नहीं है आज की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में पीस कैसे एस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन ट्रंप इस मामले में मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से वो डिटरमिन्ड है कि रशिया और यूक्रेन के वार को रुकाया जाए। वो इसलिए है कि इसमें अमेरिका का कोई जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। दूसरा, ट्रंप का जो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है वो ये मान के चलते हैं कि रशिया और यूक्रेन है वो एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट हैं और इस तरह से एक ही सिविलाइजेशन के, क्योंकि ट्रंप मुझे लगता है कि जो वाइट सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उस पर भरोसा करते हैं। तो वो उनका वो भी एक पर्सनल इंस्पिरेशन है कि रशिया और यूक्रेन में शांति की स्थापना की जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो यूरोप है वो अगर ज्यादा मजबूत हुआ तो अमेरिका के लिए कभी चुनौती बन सकता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले में बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। अगर हम अभिषेक देखें तो वर्ल्ड वार में रशिया, चाइना, अमेरिका सब एक साथ थे, मित्र राष्ट्र थे। लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन ने ऑपरेशन अनथिंकेबल यूएसएसआर के अगेंस्ट में शुरू कर दिया था, क्योंकि वो मान के चलते थे कि यूएसएसआर है वो विचारधारा से अलग है। और लंबे समय तक शीत युद्ध चला, उसके बाद यूएसएसआर खत्म हुआ, डिसमेंटल हुआ। तो पुतिन इंटेलिजेंस में रहते हुए ये सब एक्सपीरियंस के साक्षी हैं। तो वो ये सोचते हैं कि रशिया जिस तरह से ग्लोरीफाइड था उसकी ग्लोरी को किस तरह से खत्म किया। तो पुतिन पूरी तरह से नास्ट्रोलॉजिक हैं कि वेस्टर्न पावर्स ने खत्म किया और अब नेटो रशिया के बॉर्डर पे यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाकर रशिया के बॉर्डर पर आते हैं, तो रशिया को फिर से डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो पुतिन का जो परसेप्शन है, ट्रंप का परसेप्शन है, वो बिल्कुल अलग परसेप्शन है। और मुझे बिल्कुल करोल जी, बिल्कुल ठीक है आपने, ये जो परसेप्शन है वो दोनों ही नेताओं का अलग देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर रूस का हमला देखने को मिला। यूक्रेन की 67वीं ब्रिगेड पर रूस ने हमला किया है और इस्कंदर मिसाइल से बारूदों की बारिश देखने को मिली है, यानी कि
हमले लगातार जारी हैं, लगातार ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की 67वीं ब्रिगेड के ऊपर रूस ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां चीन ने टैरिफ पर बड़ी डील कर डाली है और चीन को एशियन का मिला था ये साथ। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। चीन और आसियान के बीच FTA 3.0 पर बात बनी है। मलेशिया के कुआलालंपुर में दोनों के बीच समझौता हुआ है और इस हफ्ते होगी ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी और अहम जानकारी है, जहां चीन ने टैरिफ पर बड़ी डील कर ली है। चीन को आसियान का साथ मिला था और चीन आसियान के बीच FTA 3.0 पर सहमति बन गई है। तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इसी हफ्ते जो है ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है। चीन ने टैरिफ को लेकर ये बड़ी डील की है और चीन को आसियान का साथ मिला है और चीन ने ये बड़ी डील की है। FTA 3.0 पर सहमति बनी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो टैरिफ टेंशन के बीच जो है शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होगी। ये मुलाकात भी काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। इस मुलाकात पर भी सभी की निगाहें जो है वो बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भी ठीक देखने को नहीं मिल रहे हैं और लगातार जो है दोनों आमने सामने नजर आए हैं। कई मौक़ों पर चीन जो है वो अमेरिका के विरोध में बोलता नजर आया, तो अमेरिका भी चीन के विरोध में बोलता नजर आया और अमेरिका ने भी चीन के ऊपर जो टैरिफ है वो कई गुना बढ़ा दिया था। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रुख करेंगे दोनों मेहमानों का। सबसे पहले करोरी जी, मैं आपका रुख करूंगा। करोरी जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये आसियान का साथ शी जिनपिंग को चीन को मिला है, क्या इसका कोई फायदा होता नजर आएगा? क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होगी तो उस मुलाकात पर इसका असर नजर आएगा? अभिषेक, आसियान का साथ चीन को कब नहीं था जी। चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आसियान का हमेशा रहा है। अमेरिका उस तरह का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा है। दूसरा यह कि आसियान कंट्रीज ये जानते हैं कि चीन के बराबर रह के हम चीन के से फायदा उठा के अपना विकास कर सकते हैं। जो रिसिप है 15 कंट्रियों का फ्री ट्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आसियान कंट्रीज ऑलरेडी मेंबर हैं। तो चीन और आसियान तो बहुत नजदीक रहे हैं। इवन अब मुझे लगता है कि जापान और साउथ कोरिया भी चीन के नजदीक आ सकते हैं, जिस तरह का ट्रंप का दृष्टिकोण है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिवाइस की, इंडिया पे उन्होंने फोकस किया, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया से हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मनवा सकते, इंडिया को यूज नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर दी है, क्योंकि पहले ओबामा के टाइम में था एशिया पैसिफिक की बात होती थी, फिर इंडो पैसिफिक पे आए, अब वापस एशिया पैसिफिक की तरफ अमेरिका की स्ट्रेटेजी जा रही है। तो वो ये चाहते हैं कि आसियान और चाइना बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आसियान को साथ लेके एक आसियान केंद्रित एशिया की कोई स्ट्रेटेजी चीन की अमेरिका की होनी चाहिए, जिससे हम इंडिया को तो यूज नहीं कर पाए, आसियान कंट्रीज को चाइना के अगेंस्ट में यूज कर ले, लेकिन वो संभव नहीं होगा क्योंकि आसियान कंट्रीज की चीन पे डिपेंडेंस भी है, व्यापार बहुत ज्यादा है और चीन कुछ सीमा तक उनकी मदद भी करता है। हाँ, फिलीपींस और चीन के बीच में डिफरेंसेज हैं, तो डिफरेंसेज तो बहुत से देशों में होते हैं, लेकिन चीन के पास एक बार्गेनिंग चिप अमेरिका के साथ भी है और इसीलिए अमेरिका चीन के सामने झुकता भी है। ट्रंप ने अभी कहा कि 100% टैरिफ लगाऊंगा और उससे पहले बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो दबाव बनाने का तरीका है। बिल्कुल करोरी जी, दबाव बनाने की कोशिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। सुधाकर जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद जो मुलाकात ट्रंप और शी जिनपिंग की होनी है, चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो थोड़े बेहतर होते नजर आएंगे? ये भी टेम्पररी है अभिषेक, ये कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पर्सनालिटी है उसको देख के सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल आता है। लेकिन अभी के लिए ये एक ब्रेक थ्रू है और ये विन विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए,
चीन के लिए मेरे ख्याल से शायद मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको वही सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, वही आप कॉर्न लेना पड़ेगा, जो अमेरिका का सेंट्रल पोर्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेटेड, और उनका जो रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल जो है, उन्होंने 1 साल तक जो पाबंदियां डाले थे वो हटाने का उन्होंने वादा किया है। ये मेरे जो इनफॉर्मल इनपुट आ रहे हैं सोशल मीडिया में, यहाँ तक खबर लगी है। लेकिन ये किस हद तक ये लागू होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके कारण 2-4 हैं। आज के दिन में विश्व में जो स्टेबिलिटी का नाम था वो सिर्फ नाम में ही रह गया है। जी आप यूरोप की तरफ देखते हैं, वो लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है। मिडिल ईस्ट में वो खींचते जा रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये सुधाकर जी, ये बड़ी बात आपने कही है इस बीच, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो ये मुलाकात होगी और जो भी स्थिरता आएगी वो टेम्परेरी होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। विधायक जी पास बढ़े कि विधायक जी फेल है। यहाँ सुविधा पहले से बढ़ी है कि घटी?